ठीक है, आप ऑफ कर सकते हो वीडियो। ओके चलो, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और कुछ कुछ नया चीज सीखते हैं, और नेक्स्ट क्लास से सर हम लोग न्यू डाउट चैप्टर। था। हाँ ठीक है, तुम्हारे बुकलेट कहीं डाउट्स है ना, हाँ वो हम सर। लोग क्लियर कर लेंगे आज। ओके सर। मतलब मैं बुकलेट से ही क्वेश्चंस कुछ कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, हमारे क्लियर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। चलो पहले डाउट्स ही क्लियर कर सर लेते हैं। शायद ये मिस्टेक है वहाँ पीडीएफ में। कौन से क्वेश्चन में? सर लेक्चर 5 वेक्टर का, लेक्चर 5 ट्यूब 2 का क्वेश्चन नंबर 18। ट्यूब 2 क्वेश्चन नंबर 18, लेक्चर 5 ट्यूब 2 क्वेश्चन 18। नंबर 18। और हम लोग का इसमें एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ भी था। क्वेश्चन 18 था फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस। तो एंगल क्या होगा? cos इनवर्स a डॉट b 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन, नहीं यार ये सही आएगा आंसर मोस्ट प्रोबेबली, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 10 माइनस 2 8 cos इनवर्स 8 अपॉन अंडर रूट 9 4 13 1 14 अंडर रूट 12। ठीक है, ये आया ना तुम्हारा? आई थिंक यही आंसर आया होगा। हाँ सर। इसको एक और स्टेप सिंप्लीफाई कर दो, cos इनवर्स 8 अपॉन, इसको लिख सकता है रूट 2 इंटू रूट 7 इंटू रूट 2 इंटू रूट 6। ठीक है, हाँ सर। ये आ गया तुम्हारा cos इनवर्स 4 अपॉन रूट 7 रूट 6, राइट? यस सर। 7 6 42, cos इनवर्स रूट 42, 4 बाई रूट 42। ओके, अब देखो क्या करो, तुमको cos इनवर्स इतना पता है तो उसको साइन में कन्वर्ट करके दो तो क्या आ रहा है? सर ऑप्शन cos का था ये, क्या क्या? ऑप्शन एमसीक्यू था। हाँ ऑप्शन भी है ना, तो मैं तुम्हारा cos इनवर्स में है ना, तो एक ऑप्शन सी जो है वो साइन इनवर्स में भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं एक बार ऑप्शन सी चेक कर लेता हूँ। लेट्स से दिस इज थीटा, तो ये होगा 4, ये होगा रूट 42, तो ये आएगा 42 माइनस 16 26। तो आंसर आएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 26 अपॉन 42, दैट इज साइन इनवर्स 2 से डिवाइड कर दो तो 13 अपॉन 21 है। क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा, ये सबको आता है क्या ऐसे कन्वर्ट करने कॉस से साइन में, या नहीं? सर एक बार सिखा दो। देखो तुमको क्या करना है, तुमको कॉस इनवर्स में तो तुमको कुछ भी पता है, कुछ भी तुमको पता है, तो क्या करो, एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल। अब कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ दे रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस है, उस ट्राइंगल का बेस 4 मानो, और ये क्या है? हाइपोटेनस है, तो उस ट्राइंगल का हाइपोटेनस 42 मानो। तो ये देखो, ये वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 42 माइनस 16 26। तो ये वाला साइड क्या हो गया? रूट 26। वेट, अरे यार, हाँ ये वाला साइड क्या आ गया? रूट 26। देखो साइन थीटा क्या आ गया? रूट 26 अपॉन रूट 42। क्लियर है? दूसरा काम क्या कर सकते थे कि कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बट वो मेहनत हो जाता, तो उससे अच्छा काम ये वाला है, राइट? ओके सर। ठीक है, इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन छोड़े थे, एक तो 21 छोड़े थे, और एक और भी छोड़े थे, सर 17 छोड़े थे ना? हाँ 17 और 21, लेक्चर 5 के ट्यूट का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो एक बार।
हो रहा है क्या सबसे? अब लेक्चर 5 ट्यूट 2 ही है ना? सर थोड़ा सा डाउट है उसमें, पर आंसर तो मतलब ऑप्शन से ऐसा अप्रोक्स निकल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? ए वेक्टर ए इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस एंड इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर b इज 0। अच्छा, अनदर वेक्टर b इज 0, वेक्टर प्रोडक्ट 0 कब होता है? साइन में साइन 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री में। हाँ, सब लोग का रिस्पॉन्स ठीक है। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो मुझे क्लियरली क्या दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन डी, -7 के, राइट। और एक क्वेश्चन नंबर 21 बच गया था, 21 बता दो। क्वेश्चन 21 है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इसका वैल्यू क्या आएगा? सर मेरा ये जो है ये सिंप्लीफाई करने पे माइनस वेक्टर a इंटू बी प्लस बी इंटू ए ऐसा आया था। अच्छा ठीक है, आगे फिर वो माइनस a इंटू बी है तो फिर देखते हैं। देखो ये क्या बन जाएगा, a क्रॉस a प्लस b क्रॉस a माइनस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस b। ओके, मैं जिसका नाम दूंगा वो आंसर बताएगा। हाँ हर्ष। यस सर। हाँ, a क्रॉस a क्या होगा? 0। 0, ठीक है। प्राची, b क्रॉस a क्या आएगा? b क्रॉस a को हम लोग b क्रॉस a ही लिख देते हैं। a क्रॉस b को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्राची? प्राची और मिताली। यस सर। हाँ, हम लोग a क्रॉस b को क्या लिख सकते हैं? और ये लिख सकते हैं क्या, माइनस b क्रॉस है? यस सर। और ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा सर। 0 ही हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये क्या बन गया, b क्रॉस a। सर वो हाँ कैसे आया माइनस बी क्रॉस ए? सर वैसे मेरा आंसर आ गया फिर 2 मतलब ऑप्शन ए 2 b क्रॉस ए 2 हाँ, b तो इंटू ए। मैंने कल बताया था ना, a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस है, क्योंकि बस डायरेक्शन ही अपोजिट था ना, और तो कुछ अपोजिट था ही नहीं, तो मैं डायरेक्शन के लिए एक माइनस लगा दिया। आई थिंक पॉइंट नंबर 8 प्रॉपर्टी जो मैं लिखवाया था क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें ये नोट करवाया था मैंने तुम लोग को। ये नोट करवाया था ना, ये वाला प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर 7 या 8 में देखो होगा कि जो जो a क्रॉस b होगा वो एक ऐसा वेक्टर देता है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट। और b क्रॉस a वही वेक्टर देता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में देता है, तो मैं एक माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, कोई यस सर, दिक्कत? लिखवाया आपने। ठीक है। हाँ, तुम्हारा आवाज बहुत लो है, बीच वाला। अच्छा ये देखो यार, मुझे तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, सबको तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सत्या, चलो मैं तुमको सत्या मैं फिर से बताता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैं a को a से मल्टीप्लाई किया तो a क्रॉस a हो गया, फिर इस b को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो b क्रॉस a आया, फिर a क्रॉस माइनस b को मैं माइनस a क्रॉस b लिख दिया, और b क्रॉस b। अब मुझे पता है ना a और a इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो मॉड a साइन 0, तो वो तो 0 हो गया। सिमिलरली मॉड b साइन 0 तो 0 हो गया। तो मेरे पास बस ये वाला, ये दोनों टर्म बच गया, राइट सत्य? अभी सही है सत्य? ओके।
उसके बाद तो फिर अपना प्रॉपर्टी लगा देना है बस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर 6 ट्यूट 1, उसमें आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो आराम से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किसी को कोई डाउट है? परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट जीरो। डॉट प्रोडक्ट टू 0। और जैसे मान लो तुमको ये वाला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 2i + 3j - 4k एंड 3i - a + bk आर पैरेलल, तो मुझे बताना है a और b का वैल्यू। ये किसी ने सॉल्व किया? ये कितने लोगों ने सॉल्व किया? ओके, बिना पेन पेपर के सॉल्व करके देखो, बिना पेन पेपर के डायरेक्टली क्या आएगा। सर ये पैरेलल है वेक्टर्स तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेना है ना? बस कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, सेम होना चाहिए। अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो 2 से ये 1.5 टाइम्स हुआ है, तो a जो होगा ये होना चाहिए था 3i + 4.5j माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई करो 6। तो -6 के। तो a आ गया -4.5 एंड b आ गया -6। या फिर दूसरा काम क्या होगा? जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। और एक बार समझाओगे? हाँ देखो, हम लोग क्या करना है, कोई अगर हम लोग का ये है दो वेक्टर पैरेलल है तो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। देखो 2/3 should be equal to 3/-a should be equal to -4/b। तुम डायरेक्टली ये काम कर सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2a = 9 और a = -4.5, राइट। और सिमिलरली 2/3 = -4/b करो तो b क्या आ जाएगा, -12/2 दैट इज -6। सही है। ये तो हो गया हम लोग का अपना वाला काम, मतलब जो हम लोग अभी बचपन मतलब क्लास 9 10 में सीखे थे। और अभी हम लोग किस काम से क्या करेंगे, अभी अगर सॉल्व करना होगा तो? सर 3/-a = -4/b कैसे हो गया? देखो यहाँ पर तुमको इसका ये बाई है 2/3 will be equal to 3/-a will be equal to -4/b। कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है ना अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो, याद करो। सर वो कोइंसाइडिंग होता है ना? हाँ मतलब अभी जब पैरेलल लाइन का हम लोग बात कर रहे हैं, वेक्टर को तो हम लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, ओके वेक्टर को तो हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। यस सर। फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मतलब पैरेलल और कोइंसाइडिंग का सेम ही होगा। हाँ वेक्टर के लिए सेम हो जाएगा, ओके सर। क्योंकि तुम उसको मूव करा के उसको कोइंसाइडिंग बना सकती हो ना, यस सर। राइट। अब देखो वहां पर क्या था, अगर जैसे पैरेलल के लिए वो जो एक लास्ट वाला टर्म आता था, जो कांस्टेंट वाला टर्म आता था, वो उसका रेशियो अलग होता था, और कोइंसाइडिंग के लिए वो भी सेम हो जाता था, यस सर। वो कांस्टेंट वाला टर्म। ठीक है, ओके एक मिनट।
हाँ प्रथम, क्रॉस प्रोडक्ट करके कर सकते हो। ओके प्राची, नो प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट, इसको दूसरा तरीका क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ वही प्रथमेश, डिटर्मिनेंट वाला। 2i प्लस 3j माइनस 4k एंड 3i माइनस aj प्लस bk। अगर ये दोनों पैरेलल है तो a क्रॉस b क्या होगा, 0। तो 2i j k 2 3 माइनस 4 3 माइनस a b। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो i 3b माइनस 4a माइनस j 2b प्लस 12 प्लस k माइनस 2a माइनस 9। एक मिनट, माइनस 2a माइनस 9, कुछ गड़बड़ लिखा हो क्या? हाँ ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल टू माइनस 6, 2b प्लस 12 इक्वल टू 0। तो 2b इक्वल टू माइनस 6 आ गया, और यहाँ से माइनस 2a इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू माइनस 4.5। ये अपना मेथड है अभी। सही है। Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई एक करो। बार वापस समझाओ, ये बी और ए का वैल्यू कैसे रहती है? हाँ तो देखो, ये वाला टर्म अगर मेरा पूरा वेक्टर 0 है, मतलब a क्रॉस b 0 आना चाहिए ना, तो ये भी चीज 0 होना चाहिए, मतलब 2b प्लस 12 शुड बी 0। तो 2b इक्वल टू माइनस 12, b इक्वल टू माइनस 6। सिमिलरली ये वाला तो टर्म, 3 हाँ हर केस में करके करना है। हाँ, हाँ ओके सर, समझा। मतलब तीनों टर्म 0 होगा, i वाला भी कोएफिशिएंट 0 होगा, j वाला भी, k वाला भी। सर ओके ट्राई क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर दोनों को देखने में दिक्कत हो रहा है तो। हाँ ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो कैसे करना है। जहां पर भी ए और बी लिखा हुआ है वो वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था पहले।
हाँ प्रथमेश, ए क्रॉस बी तो पता है, लेकिन दोनों का एंगल बताओ ना, क्या है दोनों के बीच का एंगल। और मतलब मॉड ए तुमको पता है, लेट से मॉड बी पता है, तो मॉड ए मॉड बी के टर्म में ए क्रॉस बी तो ठीक है, वो तो पता ही है। हमें ये पता है मॉड ए एंड मॉड बी आर नोन। मॉड ए और मॉड बी के टर्म में आंसर दे सकते हो। प्रथम, हाँ ठीक है, 150 होगा वो, 60 नहीं 150 होगा। सही कैलकुलेशन किया हो। देखो अगर हम लोग ए वेक्टर को इधर माने तो बी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ए वेक्टर को अगर हम लोग इधर मान लें, सेकंड सेकंड में होगा, ये सबको पता चल रहा है। Yes, sir. रिजल्टेंट इधर होगा, तो जो बी वेक्टर होगा वो डेफिनेटली कहीं पे यहां रहा होगा। सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो हम लोग यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं। बी साइन थीटा किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ बी साइन थीटा किसके बराबर होगा, ए माइनस थीटा मॉड ए के बराबर। और मॉड बी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, R मॉड ऑफ आर। resulting. Yes. हाँ मॉड एंड और देखो दिया हुआ है इज एट राइट एंगल टू ए एंड मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ बी। तो मॉड ऑफ आर क्या है, मॉड ऑफ बी बाई 2 है। इसका मतलब क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, एरिया विल बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 150। 150. हाँ, और 150 क्या होता है, साइन 150। सर बी cos थीटा b/2 कैसे हुआ? ये दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे ये वाला लाइन, द रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल टू ए एंड मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ बी। तो मैं आर को मॉड बी बाई 2 लिख सकता हूँ ना, रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यस सर। इसलिए। हाँ प्रथम, वो मुझे पता चल गया था तुम्हारे आंसर से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, साइन 150 क्या होता है, साइन 150, हाँ साइन 150 साइन 30, 180 माइनस 30 साइन 30। तो आंसर आ गया हाफ ऑफ मॉड ए मॉड बी। और एक बार एक्सप्लेन करो। हाँ ना, देखो कहाँ पर नहीं समझ में आया, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग से। ओके, स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ए वेक्टर एज्यूम कर लिया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज एट राइट एंगल टू ए। मतलब ए वेक्टर के राइट एंगल पे आर वेक्टर है। तो ये बताओ बी वेक्टर किधर होगा, बी वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये पता चल रहा है। यस। अब देखो, अब ये मैंने बी वेक्टर बना दिया,
उन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लिया। अब देखो b cos थीटा मतलब इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस क्या होगा, b cos थीटा, Yes. और ये r के बराबर है मॉड ऑफ r, Yes. तो b cos थीटा को मैं मॉड ऑफ r लिखा, और मुझे दिया हुआ है कि r का मैग्नीट्यूड जो है वो हाफ ऑफ b है, तो मॉड ऑफ r इक्वल टू मॉड b बाई 2 लिख दिया, Okay, sir. समझा. तो वहां से थीटा मिल गया। राइट, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है तुम्हारे बुक में जो अभी तुम लोग पढ़े नहीं होगे मैथ्स में, वो है क्वेश्चन नंबर 12। एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट prove by method of vectors, prove by method of vectors, method of vector sin a by sin a is equals to b by sin b, ये मैथ्स में पढ़े हो क्या, is equals to c by sin c। ये हुआ है क्या मैथ्स में? I don't think। नो सर। No, sir. ठीक है, ओके ओके। देखो यहाँ पर कैपिटल ए क्या है, साइन ए साइन बी सी क्या है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होता है, और जो हम लोग स्मॉल ए लिखते हैं ना, वो एंगल ए के जो अपोजिट वाला साइड होता है इसको हम लोग स्मॉल ए लिखते हैं, बी के जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको स्मॉल बी लिखते हैं, और सी के जो अपोजिट वाला साइड होता है उसको हम लोग स्मॉल सी लिखते हैं। तो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। तो तुमको प्रूफ करना है बेसिकली a अपॉन साइन ऑफ एंगल a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन ऑफ एंगल b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन ऑफ एंगल c। ये प्रूफ करना है। मैथ्स में तुम्हारे सिलेबस में है ये फॉर्मूला, एंड इसका नाम है साइन रूल। इसको प्रूफ करना है, बट बाई वेक्टर्स प्रूफ करना है। तो ये मैं बताता हूँ कैसे प्रूफ करना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं इस वाले वेक्टर को ए वेक्टर मान लेता हूँ, ये वाले को बी वेक्टर मान लेता हूँ, और ये वाले को सी वेक्टर मान लेता हूँ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, और इस वाले को सी वेक्टर। तो मुझे क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 0। 0। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी करूं, ए का क्रॉस प्रोडक्ट करूं ए प्लस बी प्लस सी से, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ए क्रॉस 0, ये 0 आएगा, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला जो, इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और ये चीज 0 है, राइट? यस सर। Yes, sir. अब ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्या होगा? 0. 0। 0. तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? No, sir. सर आपने ए वेक्टर से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, बी और सी से भी कर सकते थे। हाँ, तो तुम बी से भी करो, उससे भी तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, बी से करो, सी से करो, जिससे भी करो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा वो। एक्चुअली मैं कोई एक पार्ट इसका डिराइव कर रहा हूँ, फिर दूसरा पार्ट के लिए तुमको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थर्ड पार्ट के लिए तुमको सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फिर तुम लोग नोट कर लेना। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये हमारे पास 0 आया था, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस सी, और दिस इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए। हाँ अब सर। अगर दोनों वेक्टर इक्वल है, ओके, दोनों वेक्टर अगर इक्वल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा।
राइट। Yes, sir. तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये देखो A क्रॉस B क्या आएगा इस डायग्राम में, A क्रॉस B क्या होगा, मॉड A मॉड B साइन ऑफ एंगल C, मॉड A मॉड B साइन ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू मॉड C मॉड A साइन ऑफ एंगल B। तो यहाँ से देखो मॉड A कैंसिल हो गया और दिस इंप्लाइज साइन C अपॉन C इज इक्वल्स टू साइन B अपॉन B। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा वेक्टर लेते तो साइन A बाई A आ जाता, राइट। Similarly, we can prove sin A by A is equals to sin B by B। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं C से क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ये रिजल्ट आ जाता। बस हम लोग पूरा करके नहीं दिखाएंगे, सिमिलरली बस शो कर देंगे, ये हो जाएगा। ये समझ के नोट करना एक बार, और जो डाउट होगा बताना। सर हाँ, आज हम नया नहीं सीखने वाले। नहीं नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक में, मतलब मंडे को क्लास होगा। उसमें अपना थोड़ा सा चैप्टर लेक्चर 7 का बचा हुआ है। तो लेक्चर 7 का ऐसा है ना कि कुछ कुछ सीन मैं अभी बताऊंगा और कुछ कुछ सीन्स काइनेमैटिक्स के साथ चलेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, तो तुमको उसके साथ साथ कवर करना है वो वाला एक्सरसाइज, लेक्चर 7। ओके, ये हो जाएगा तो बताना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, फिर क्वेश्चन देता हूँ। सर हाँ आपने वो जो वेक्टर दिए ए हाँ बी और सी, वो सर हाँ। कैसे दिए, उससे मतलब नेमिंग? ए वेक्टर यही है, जो ये वाला जो है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। सर मतलब ये ट्रायंगल मेमोराइज करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, तुमको बस इतना याद रखना है कि एंगल ए के जो अपोजिट वाला साइड होता है ना, वो ए होता है। बी के अपोजिट, एंगल बी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल सी। ओके सर। तुमको बस इतना, ये तुमको याद हो जाएगा, मतलब तरीका ही है, तो तुमको याद हो जाएगा। ओके सर। सर हो गया ये हो गया? slide। हो गया, डन? Sir, done. ओके ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन करो। एक सेकंड। हाँ ठीक है ओके। Sir, हाँ सर फिजिक्स का कवर अप लेक्चर नहीं होगा क्या? हाँ होगा यार, मतलब इस वीक नहीं हुआ है, अगले वीक से होगा।
मतलब आने वाले वीक से ओके होगा। सर ओके ओके, क्वेश्चन 1। मान लो द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर A vector is 3i minus 2j, 3i minus 2j plus k. B vector is i minus 3j plus 5k and 2i plus j minus 4k. तो बताना ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलिन है, आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है, कैसा है? Which type of triangle it is? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल। नहीं, इक्विलैटरल तीनों का साइड इक्वल आ रहा है क्या? देखो, आई डोंट थिंक इक्वल आ नो रहा होगा। सर इक्वल नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो इक्विलैटरल नहीं होगा। सर्विस सही है। आइसोसेलेस नहीं प्रथमेश। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, मॉड ऑफ ए क्या आ रहा है? √9 14 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √14। मॉड ऑफ बी क्या आ रहा है? 1 प्लस 9 प्लस 25, तो याद है √35 और मॉड ऑफ सी क्या आ रहा है? √21 4 प्लस 1 प्लस 16 √21। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ना ही आइसोसेलेस है ना ही ये इक्विलैटरल है। अब देखो, क्या इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है क्या? क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है? मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। यस तो इसका मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। और हाइपोटेनस कौन सा है? कौन सा साइड हाइपोटेनस है? बी इज हाइपोटेनस, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बी वेक्टर इज हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा? एंगल बी ही 90 डिग्री होगा, राइट? हाँ सर। अच्छा, और एक और चीज चेक कर सकते हो कि अगर एंगल बी 90 है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, ये है बी, ये है सी, ये है ए। तो सी और ए का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। करके देखो तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या? सी और ए का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होना हाँ चाहिए? सर 0। 0 आ रहा है।
6 minus 2 minus 4. हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? Yes, sir. हाँ प्रथम, देखो उस साइन रूल के बाद मैंने बस यही क्वेश्चन दिया है। साइन रूल के बाद ये मेरा पहला क्वेश्चन है प्रथम, कि बताना कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल है ये। इससे पहले बस यही था साइन। ओके, डन। अभी शुरू है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। जैसे मान लो ऐसा है, ये वेक्टर है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन में बना रहा हूं। अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज A1, A2, ये मैं वर्टेक्स का नाम दे रहा हूँ, A3, A4, A5, A6। तो ये जो 6 जो है ये वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन है। तो अब देखो इन 6 वेक्टर का समेशन क्या होगा? इन 6 वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। तो हम लोग लेट्स से इसको बोल देते हैं A1 A2 वेक्टर प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 प्लस so on is equals to 0। अब हमें इससे प्रूफ करना है, यूजिंग दिस रिजल्ट प्रूफ cos 0 प्लस cos pi by 3 प्लस cos 2 pi by 3 प्लस cos 3 pi by 3 प्लस cos 4 pi by 3 प्लस cos 5 pi by 3, ये चीज 0 होता है, ये प्रूफ करना है। Hint: write x component of all vectors। ट्राई करो, फिर बताना हो जाएगा तो। जो सारे वेक्टर का x कंपोनेंट में मतलब x कंपोनेंट वाला, हाँ ये प्रूव ऊपर वाला डायग्राम यूज करने के बिना भी हो सकता है क्या? मतलब वो तुमको मैथ्स में करवाया जाएगा। मैथ्स में तुम कर सकते हो। हाँ वो समेशन सीरीज। हाँ मैथ्स में तुम वो कर सकते हो, मैथ्स में तुम डायग्राम कर के सकते बिना हो। ही। नहीं, लेकिन तुमको डायग्राम यूज करना है, यूजिंग वेक्टर प्रूफ करना है। cos 0 लिखा है। तुम वैल्यू पुट कर दिए हो क्या सारे में? नहीं सर, वैल्यू नहीं पुट करना है, यहाँ से यूज करना है, ये वेक्टर यूज करना है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ cos 0 ही है ना वो? हाँ, cos 0 plus cos pi by 3 plus cos 2 pi by 3 plus cos 3 pi by 3 and so on till cos 5 pi by 3। सर, हाँ, आपने हिंट दिया ना, राइट एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, उसका मतलब क्या है एक्स कंपोनेंट का? मतलब जैसे ये वाला वेक्टर है ना, मान लो मैं A2 A3 वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। ये वाले वेक्टर के, तो इसका तुम इधर वाला वेक्टर लिखो,
तो देखो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, फिर इस वाले का इधर वेक्टर लिखो a3 a4 का, फिर a4 a5 का लिखो, फिर a5 a6 का लिखो, फिर a6 a1 का लिखो। तो इन सारे का सम 0 होना चाहिए, वो यूज कर लो। हाँ आया किसी का? ये देखो सिंपल सा है। मान लो सबका लेंथ a है, ठीक है, सब सारे वेक्टर का लेंथ a है। तो जब हम लोग ये वाला लिखेंगे a1 a2, तो इसका x कंपोनेंट तो यही रहा, मैं इसको x एक्सिस जैसा मान लिया, तो x कंपोनेंट यही रहा। जब a2 a3 लिखेंगे तो इसका x कंपोनेंट क्या आएगा? a cos 60, राइट? ये सही है ना, a cos 60? यस सर। फिर ये देखो, ये वाला जब थर्ड वाला लिखेंगे a3 a4, ये इधर जा रहा है, ये एंगल कितना है? 60, और ये भी एंगल 60 था, तो प्लस a cos 120 प्लस a4 a5 का लिखेंगे तो a cos 180, a5 a6 का लिखेंगे तो a cos 240, और लास्ट a6 a1 का लिखेंगे तो a cos 300, और इन सबका सम क्या होना है? 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसको cos 0 लिख दो, cos 0 प्लस cos 60 प्लस cos 120 प्लस cos 180 प्लस 240 प्लस 300, ये क्या आएगा? 0 आएगा, राइट? सर वापस एक बार समझाओ। हाँ एक मिनट, देखो मैंने क्या किया। हाँ देखो मैंने क्या किया, अगर इन सारे वेक्टर्स का सम 0 है, इसका मतलब x में भी 0 होगा और y में भी 0 होगा, राइट? यस। तो मैंने सारे वेक्टर का x में कंपोनेंट लिखा और उन सबका सम क्या होना चाहिए? 0। यस। तो देखो ये वाला जो मेरा पहला वेक्टर है a1 a2, उसको मैं लिख सकता हूँ, उसका x कंपोनेंट जो होगा वो a cos 0 होगा, यस। दूसरे वाले का a cos 60 होगा, यस। तीसरे वाले का a cos 120 होगा। ये है तीसरा वेक्टर, देखो ये वाला, ये देखो इससे कितना एंगल बना रहा है? 120 एंगल बना रहा है। ओके ओके ओके, अब समझा। चौथा वाला जो है ये 180 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यस। एंड सो ऑन, राइट? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा तो एक ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं कि मान लो ये एक क्यूब है, अगर हाँ वाई एक्सिस में अगर तुम लेते तो तुम प्रूफ करते साइन 0 प्लस साइन 60 प्लस साइन, वाई एक्सिस लेते ना, तो देखो तो ये एंगल कितना बनता? ए यहाँ पर इसके लिए लिखते हैं ए साइन 0, नेक्स्ट वाले के लिए लिखते ए साइन 60 प्लस ए, करते जाते वो सारा लिखते हो, तुम्हारा साइन में एक रिलेशन आ जाता पूरे का। बट एक्चुअली मुझे कॉस्ट में करना था, मतलब कॉस्ट चाहिए था, इसलिए मैंने एक्स कंपोनेंट लिखा। ओके एक ट्रिकी क्वेश्चन, ये एक क्यूब है, एक एंट है, इसका नाम दे देता हूं मैं A B C D E F G H।
एक एंट को यहां से यहां जाना है, सारे साइड लेंथ ए है, तो बताना है मिनिमम डिस्टेंस जो एंट को ट्रैवल करना पड़ेगा। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस that ant has to travel to go from A to F। एज्यूम करना है एंट नहीं उड़ेगी, उड़ के नहीं जाएगी। थ्री ए नहीं होगा। ओके, मैं पॉसिबल आंसर्स एलिमिनेट कर देता हूँ। थ्री ए नहीं होगा, रूट टू ए प्लस ए नहीं होगा, रूट टू ए प्लस ए नहीं होगा, थ्री ए नहीं होगा। ये तो मोस्ट ज्यादा लोग का आंसर ये आएगा, ये नहीं होगा, आंसर गलत है। हाँ अनमोल, ये वाला आंसर जो है ये तब होता जब एंट उड़ता, ये भी नहीं होगा। देवल सही है आंसर। देवल सही है। आदित्य आदित्य सही है। बस तुम दोनों का सही है, अभी और किसी का नहीं आया सही। सुमित नहीं, दिग्विजय नहीं। अच्छा चलो मिनिमम के लिए मतलब सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो। देखो कुछ लोग सोचे होंगे कि जो जिसका थ्री ए आंसर आया उसने ये सोचा कि भाई एंड यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, बट दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट। जिनका ये ऑप्शन आया होगा रूट टू ए प्लस ए, उन्होंने ऐसा सोचा होगा एंड यहाँ गया फिर यहाँ गया, ये भी शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट कौन सा है? एंड देवल एंड आदित्य सही सोचा, इसके मिड पॉइंट पे जाए और फिर यहाँ से यहाँ जाए, ये शॉर्टेस्ट होगा। देखो अब ये डिस्टेंस है a बाई टू, तो ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, और ये भी होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, दैट इज टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई फोर। तो ये आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट फाइव ए स्क्वायर बाई फोर, दैट इज टू टाइम्स ऑफ रूट फाइव ए बाई टू। रूट फाइव ए आ जाएगा आंसर, ये शॉर्टेस्ट होगा। स्क्वायर रूट टू ए का होल स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव ए स्क्वायर। हाँ आदित्य सही, हाँ देवल सही है, तुम्हारा तो सही था देवल, मैंने बताया था। प्रथम वन मोर, इस टाइप का
इस टाइप का एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में करना है बहुत सारा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। जैसे मान लो ये सब लोग कैरम बोर्ड खेले हो। सर एक सेकंड पिछला क्वेश्चन। हाँ, आर रूट 3 सॉर्टेड, जस्ट अ मिनट। हाँ, रूट 3 ये शॉर्टेस्ट होता, लेकिन एंड उड़ नहीं सकती है ना यार। ए से डायरेक्टली एफ पर उड़ के नहीं जाएगी ना प्रणव। सर उड़ती है एंट। अब तो मैंने एजम्पशन बताया था ना कि एंड को उड़ाना नहीं है। ये तो मैंने एजम्पशन पहले ही बताया था ना क्वेश्चन के बाद। एज्यूम करना है कि एंड नहीं हो रहा, ये मैंने बोला था। ओके, सर उड़ के भी रूट 3a कैसे बनेगा, मैं समझा नहीं। सीधा डायगोनल के लॉन्ग उड़ जाए ना, डायगोनल ऐसे उड़ जाए सीधा ए से एफ पे। तो डायगोनल का लेंथ क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब रूट 3 होता है ना। ओके सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक। ये एक कैरम बोर्ड है, इसमें बीच में क्वीन है, ये पॉकेट, ये पॉकेट। ये कैरम बोर्ड 10 फीट क्रॉस 10 फीट का है। मुझे इस क्वाइन को इस वाले पॉकेट में डालना है, ब्लू वाले पॉकेट में। तो मैं इसको हिट करूंगा सच दैट ये ऐसा जाए और फिर यहां से यहां जाए। तो बताना है ये डिस्टेंस x क्या होगा, फाइंड द डिस्टेंस x। और ये अगर y है तो x और y दोनों बताना है क्या होगा। सर जो मतलब होती है वो किधर बीच में है ना? हाँ, सेंटर पे है, क्वीन इज एट द सेंटर, क्वीन इज एट द सेंटर। तो फाइंड x एंड y। प्रणव ये क्वेश्चन तुम्हारा एचसी वर्मा में वेक्टर्स में है। अच्छा, सबके पास एचसी वर्मा खरीदे हो गए तुम लोग? एचसी वर्मा नहीं सर। No, sir. ओके, यस खरीद। तुम लोग एचसी वर्मा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये खरीद लो। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यही बुक रेफर करेंगे। मतलब पार्ट 2 का भी तुरंत जरूरत नहीं है, पार्ट 1 का भी जरूरत है। पार्ट 2 तुम बाद में भी खरीदो तो चलेगा, लेकिन खरीदना पड़ेगा ही। सर नीट की बुक्स है? नहीं, फॉर जेई, ओके। फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। और नीट के लिए जो झील वाला की मिली है वही इनफ है ना सर? हाँ हाँ हाँ, नीट के लिए तुम एसएल अरोड़ा या फिर टीएमएच या फिर सर इसमें ले सकते हो। डायरेक्ट डिस्टेंस मिलने के बाद क्या करें? बस एक्स और वाई तुमको फाइंड करना है कि क्या होगा। कुछ हिंट दो ना। पता नहीं, सोचो, हो जाएगा यार, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तुम्हारा एचसीएम का वेक्टर सा क्वेश्चन है। एक्चुअली उसने क्या बोला कि इसको ओरिजिन बोल दिया और तुमको ये वेक्टर बताना है क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सोचो। Okay, hint, similarity. Use similarity. हम्म।
हाँ, किसी का आया? नहीं सर। सिमिलर मतलब बिल्कुल वो सोचो, बिल्कुल बेसिक्स है। ये डिस्टेंस को तुम a मान लो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 minus a 5 माइनस ए 5 माइनस a। ये डिस्टेंस कितना है, ये येलो वाला? ए 5 ए 5 5 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस a अपॉन 10। ये लिख सकते हैं क्या? सर इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाँ, मतलब अब a निकाल लो तो पाइथागोरस लगा दो। a चाहिए होगा ना पाइथागोरस लगाने के लिए, तो वही मैं a निकाल रहा हूँ ताकि मैं पाइथागोरस लगा सकूं। ठीक है, तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया? 2a इक्वल टू 5 माइनस a और a इक्वल टू 5/3 फीट। अब पाइथागोरस लगा दो, x भी मिल गया और y भी मिल गया। राइट, कोई दिक्कत? सर ये कैसे फ्रैक्शन में मेरे को समझ नहीं आया, आपने ए बाय 5 क्यों लिया? हाँ, ये देखो, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना? मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं? ये दोनों डॉट वाला जिस एंगल पे हिट करेगा उस एंगल पे रिबाउंड करेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। यस सर, अल्टरनेट एंगल। ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी और ई डी सी सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। यस सर। राइट, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी। देखो यही तो मैं लिखा हूँ वहां पे, ये वाला। तो मुझे a मिल गया, अब a भी पता है, 5 भी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के x निकाल लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, उसमें हम लोग उसका डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत जरूरी होगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक वाला। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वो वाला पार्ट का जरूरी होगा। तो एक बार जस्ट उसके थ्रू गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लास्ट क्वेश्चन में y का आंसर क्या आया? अगर a निकल गया तो 5 माइनस a भी निकल जाएगा ना। ये अगर a निकल गया तो 5 माइनस a भी निकल जाएगा, और ये 10 पता है तुमको, तो पाइथागोरस लगा तो तुमको y निकल जाएगा। राइट, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके, ये प्रूफ करो। इफ a क्रॉस b is equals to b cross c and it is not equal to 0, और a भी माइनस c के बराबर नहीं है, then prove that a vector plus b vector c vector is equals to k times of b vector। ये प्रूफ करना है। Prove that a plus c vector is equals to k times of b vector।
अच्छा, इसका इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बता दो कि a प्लस सी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b का क्या मतलब है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, पहले ये बता दो। इसका मतलब है कि a प्लस सी वेक्टर जो आएगा वो b वेक्टर के पैरेलल है, तभी उसको मैं k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया हूं डायरेक्टली। मतलब सर ए प्लस सी यूनिट वेक्टर है बी का? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर हो, ऐसा हो सकता है a प्लस सी वेक्टर इधर हो और b वेक्टर ऐसा हो, तभी मैं लिख सकता हूँ ना कि, या फिर तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, a प्लस सी वेक्टर इज k टाइम्स ऑफ b वेक्टर। दोनों पैरेलल है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर हो, पैरेलल है। सर हाँ अभी आपने ये बस क्वेश्चन ही दिया ना? हाँ, बस क्वेश्चन ही दिया है। ओके सर, मेरा थोड़ा सा कनेक्शन चला गया था। ओके ओके। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत इधर उधर लेके जाओ, कुछ कुछ करो इस एक्सप्रेशन को, देखो क्या आ रहा है। हिंट दे रहा हूँ, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c है, तो b क्रॉस c को इस साइड लेके आओ, तो a क्रॉस b माइनस b क्रॉस c इक्वल टू 0। इसके आगे सोचो क्या करें। एक और स्टेप लिख दे रहा हूँ, a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b इक्वल टू 0। अब बस हो गया। मुझे लगा वो अपने आप सेट हुआ। बी कैसे प्लस कैसे हो गया? क्या 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 प्लस कैसे? चला कि ये काम वो जो b ये ये कुछ प्राची म्यूट कर लो। हाँ हाँ देखो, यहाँ पर b क्रॉस c था ना, तो हम लोग को पता है ना b क्रॉस c इक्वल टू माइनस ऑफ c क्रॉस b। उल्टा लिखा ना मैंने, देखो। सर हाँ तो देखो यहाँ पर क्या लिख दो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस सी क्रॉस b इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज a प्लस c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि a प्लस सी वेक्टर जो है वो b के परपेंडिकुलर है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a प्लस सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ b, राइट। Yes. ठीक है, सबको समझ में आया है? सर लास्ट में क्या लिखा वो नहीं समझ आया।
जो अगर ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ना, इसका मतलब क्या है, a प्लस सी और b वेक्टर परपेंडिकुलर है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, सॉरी पैरेलल होंगे तभी उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, राइट। दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तभी उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा ना, पैरेलल और एंटी पैरेलल। Yes, तो sir. इसलिए मैंने a प्लस सी वेक्टर जो है वो b के साथ पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो a प्लस सी को मैं k टाइम्स ऑफ b लिख दूंगा, ऐसा लिख लो, पैरेलल और एंटी पैरेलल। राइट, कोई दिक्कत? अब सर अच्छा, एंटी रहेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हाँ, तो k निगेटिव हो जाएगा, k निगेटिव हो जाएगा, ओके जो k कांस्टेंट है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। प्राची म्यूट कर लो, प्राची म्यूट। राइट, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं थोड़ा बहुत ट्रिक्स बताता हूँ तुम लोगों को। जस्ट अ मिनट। हाँ, जैसे मान लो तुम लोगों को वो पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे मान लो कि मुझे दिया हुआ है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू। देखो चार्ज पार्टिकल होता है ना, मैं कैसे बताऊं, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगता है, q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस q टाइम्स ऑफ वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, v क्रॉस b। v इज वेलोसिटी, v इज वेलोसिटी, e इज इलेक्ट्रिक फील्ड, b इज मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 12th का क्वेश्चन है, और f इज फोर्स। 12th में भी काफी देर बाद का क्वेश्चन है। तो जैसे मान लो किसी चार्ज पार्टिकल पे इतना फोर्स लगता है, अब लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई में है। तो बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द स्पीड and direction of motion of the particle so that net force on it is 0, net force on it is 0। तो तुमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है ताकि नेट फोर्स 0 हो। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई में, सर हम्म, आपने वो जो ऊपर डायग्राम बनाया है उसमें थोड़ा सा वापस समझाएंगे, आपने वो क्वेश्चन जो बोला हाँ अभी हाँ वो। हाँ, ऊपर मैंने डायग्राम क्या बताया कि वो भी मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और दो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है। प्रथम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बस,
ओके 2 मिनट सोचो, फिर मैं हिंट देता हूँ। और मैं अभी के लिए एचसी वर्मा का पीडीएफ भी तुम्हारे ग्रुप पे सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग वो भी रेफर कर सकते हो। एचसी वर्मा प्रथम, तुम्हारा बस वो देखो फोर्स किधर लगना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगा रहा है ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस वाले टर्म के कारण फोर्स किधर लग रहा है? एक्स में, वाई में, जेड में? ओके, ये किसी को फील नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो देखो, ये जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों का प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, दोनों एक जैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर लगा रहा है फोर्स QE, ठीक है? तो जो दूसरा फोर्स है वो किधर लगना चाहिए ताकि नेट फोर्स 0 हो? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में? हाँ, नेगेटिव में? तो दूसरा फोर्स इधर लगना चाहिए और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? QE के बराबर, इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी ये 0 होगा, राइट? हाँ। तो अब देखो दूसरा फोर्स किधर लग रहा है, V क्रॉस B। अब सोचो वेलोसिटी किधर होना चाहिए ताकि फोर्स उधर लगे। अगर वेलोसिटी को तुम इनटू द प्लेन मानोगे तो इनटू द प्लेन हाथ रखो और B की तरफ फोल्ड करो, तो थंब तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया ना? आया या नहीं आया थंब? तो ये तो नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक काम करो, V को आउट ऑफ द प्लेन मानो। अब B की तरफ फोल्ड करके देखो तो क्या आ रहा है? B किधर आया थंब? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए? वेलोसिटी should be towards negative x axis, towards out of the plane, should be out of the plane। out of the plane को तुम पॉजिटिव z भी बोल सकते हो, राइट? और अगर तो हम लोग मैग्नीट्यूड देखें तो देखो यहाँ पर फोर्स लग रहा है QVB, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, QVB should be equal to QE। तो वेलोसिटी जो होना चाहिए वो E/B होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस, राइट? सर, E पे हाथ रख के B पे हाथ रख के E की तरफ फोल्ड नहीं हो सकता है ना? नहीं, B की तुमको V क्रॉस B करना है ना, तुमको वेलोसिटी की तरफ हाथ रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोल्ड करना है। तो तुम वेलोसिटी को एज्यूम करो किसी भी डायरेक्शन में
और फिर फोल्ड करके देखो कि किसमें तुम्हारा नेगेटिव एक्स एक्सिस आ रहा है। अभी समझ में आया? सर तो फिर निगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो हाँ, तो नेगेटिव, मुझे नेगेटिव ही चाहिए था ना। एक फोर्स अगर आगे है तो दूसरा पीछे होगा तभी तो नेट जीरो होगा, दोनों कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को। जितना आगे फोर्स उतना ही पीछे की ओर फोर्स, तभी जीरो होगा ना, राइट? ये कितने लोगों को समझ में आया है? वापस बताओगे, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था। ओके प्रथमेश, और कितने लोगों को ये समझ में आया? सर इसमें मैक्सवेल हैंड रूल प्रथम लगेगा, लेकिन हम लोग हर जगह राइट हैंड रूल यूज करेंगे हर जगह पे। चलो मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ, देखो क्या सीन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो इधर लगा। हाँ प्रणव, सब कुछ लगेगा, लेकिन हम लोग अब 11-12 में ये सब चीज नहीं यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, हर जगह राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड कहीं पे आता ही नहीं है। मतलब वो तुम लोग को जो 3 फिंगर्स वाला सिखाया गया था ना, वो अब इग्नोर करेंगे। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर फोर्स लगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फोर्स इक्वल टू QE प्लस QVB था। तो ये वाला टर्म तो मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पता चल गया, तो ये वाला किधर होना चाहिए? नेगेटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए क्या, ताकि ये जीरो हो? यस। अब देखो, अब वेलोसिटी को अपने मन से कहीं पे भी अज्यूम करो, तो मैं मान रहा हूँ, मतलब मैंने माना कि इनटू द प्लेन। तो अगर इनटू द प्लेन था, तो जब मैंने ये किया तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के में आ गया। V क्रॉस B करो, इनटू द प्लेन मान के V क्रॉस B करो, तो थंब पॉजिटिव एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है, मैंने जो असम्पशन लिया कि इनटू द प्लेन, वो नहीं है। नेक्स्ट मैंने आउट ऑफ द प्लेन माना वेलोसिटी को। अब V क्रॉस B करके देखो किधर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन वेलोसिटी मानो। आ रहा है क्या? हाँ सर। आ रहा है। तो इसमें फोर्स क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यही केस मुझे चाहिए था, तो मतलब ये मेरा असम्पशन सही है। और कितना फोर्स आ रहा है? फोर्स आ रहा है QVB, और इधर फोर्स लग रहा है QE। तो अगर नेट जीरो होना है, तो मैं बोला कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। QVB शुड बी इक्वल टू QE। तो यहाँ से QQ कट गया और वेलोसिटी आ गया E/B। तो मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल गया और डायरेक्शन भी मिल गया। अभी फील आया? यस सर। ओके, कितने लोग को नहीं आया? कोई ऐसा इसको नहीं समझ में आया ये? सर Okay. समझ में तो सब आया वैसे, आपने जो सॉल्व हाँ, किया वो। सर बस हाँ, वो राइट हैंड थंब रूल का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो हाँ। कैसे? राइट हैंड थंब रूल देखो, जैसे राइट हैंड थंब रूल क्या है कि जो तुम्हारा पहला वाला वेक्टर है ना, तुमको उसकी तरफ हाथ रखना है, राइट हैंड, और जो दूसरा वाला है उसकी तरफ फिंगर्स फोल्ड करना है। करके देखो, पहले वाले की तरफ राइट हैंड रखो, दूसरे वाले की तरफ फिंगर्स फोल्ड करो। ओके सर, किया। ठीक है, तो तुम वेलोसिटी किधर माने? आउट ऑफ द प्लेन मानो, तो आउट ऑफ द प्लेन हाथ रखो और पॉजिटिव आई की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करो। तो देखो नेगेटिव एक्स आ रहा है क्या? फिंगर्स, थंब आया? हाँ सर। ठीक है, तो यही काम हर बार करना है। तो एक काम करना, देखो अपना जो लास्ट क्लास से चला है ना, लास्ट क्लास वाले सारे डायरेक्शन को वापस एक बार करके देखना
कि सारे में तुम्हारा डायरेक्शन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो तुमको फील आ जाएगा। ओके सर। ओके हाँ, एक कुछ शॉर्टकट मैं बता, मतलब कुछ ट्रिक्स है। स्क्वायर रूट मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट, और मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं बता रहा हूँ, तक अप्रोक्सीमेट। जैसे रूट 1 कितना होता है 1, रूट 2 1.414, रूट 3 1.732 एंड रूट 4 इज 2। ये सबको याद है क्या? यस सर। ये तो सबको याद होगा। रूट 5 कितने लोगों को याद है? रूट 5 2.236, रूट 2.236, रूट 7, रूट 8, रूट 9। देखो अब क्या करो, हम लोग आई रिपीट अगेन, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, मैं अप्रोक्सीमेट डेटा बता रहा हूँ। अब क्या करो, सब में 0.2 ऐड करते जाओ। सब में 0.2 ऐड करते जाओ, तो अप्रोक्सीमेट है ये। फिर रूट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो हमें पता है 4। अब क्या करो, सब में 0.15 ऐड करते जाओ। सर ये वैल्यूज यूज कर सकते हैं? हाँ, मतलब अगर ऑप्शंस तुम्हारे काफी दूर दूर है तो फिर यूज कर सकते हो। अगर इंटीजर टाइप है तो नहीं यूज कर सकते हो, मतलब इंटीजर टाइप नहीं, न्यूमेरिकल टाइप है तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, ऐड 0.15, सॉरी 0.20, इसमें इस केस में 0.20 और इस केस में ऐड 0.15। और अगर मान लो रूट 16 से आगे आ गया, रूट 17, तो इस केस में मैं 0.12 ऐड करता हूँ। 4.12, 4.24, 4.36, 4.48, ऐड 0.12। इतने से अपना काम चल जाता है। ठीक है, तो ये बस ऐसे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड सब काम में नहीं आया, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं उसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड को। और ये याद करना भी आसान है आई थिंक। सही है। यस सर। यस सर। ओके, आज की क्लास में किसी को कहीं पे कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तुम लोगों का काम क्या होगा, जिनका कुछ बहुत कम लोगों ने लेक्चर 6 भेजा है, तो लेक्चर 6 कंप्लीट करना। और मैं सॉल्यूशन कब डाल दूं लेक्चर 6 का? कब तक हो जाएगा तुम लोग का? कल दिन तक? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो कल दिन में मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा लेक्चर 6 का। और फिर तुम लोग का Okay, एक sir. काम होगा कि डिफरेंशिएशन थोड़ा सा देख लेना एक बार, क्योंकि वो काइनेमेटिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन एक बार वापस से नोट्स देख लेना। ओके सर कब होगा? क्या कब होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास से काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे ना, तो काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत यूज है। ओके सर। ओके ठीक है, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय थैंक यू सर। सर। वेलकम, बाय बाय सर। बाय।